25 साल के राहुल की नई नई जॉब लगी थी, सैलरी 1 लाख पर मंथ। पर जब मंथ के एंड में राहुल ने अपना फ़ोन चेक किया, देन ही वॉज शॉक्ड। अकाउंट में सिर्फ 90,000 रुपये आए थे। 10,000 रुपये कहाँ गए? यहीं से शुरू होता है टैक्स का गेम। बहुत लोग तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही कंफ्यूज रहते हैं। This is a very serious issue. अच्छा, सपोज करो कल से इंडिया में ज़ीरो टैक्स हो जाए हर चीज़ पर, तो क्या आप सब अमीर बन जाओगे? नहीं ना। कभी सोचा ये बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे टैक्स देती हैं, कैसे अपने करोड़ों के टैक्स को कुछ लाखों में ही देकर। टैक्स कोई नया टॉपिक नहीं है हमारे लिए, ये हजारों सालों से चला आ रहा एक सिस्टम है। पहले राजा लोग टैक्स लगाते थे, अब सरकारें टैक्स लगाती हैं। तो इस सीरीज में हम टैक्स को समझने की कोशिश करेंगे। खास करके इस वीडियो में हम टैक्स को एकदम बिगिनर लेवल से समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एकदम सिंपल एग्जाम्पल से। तो अपनी वीडियो का पहला टॉपिक समझने के लिए हमें चलना होगा आज से 2600 साल पहले, जहाँ लोग बार्टर सिस्टम यूज किया करते थे, वस्तु विनिमय। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सपोज एक गांव है जहाँ दो लोग रहते हैं, एक राहुल और धर्मेंद्र। राहुल दूध बेचता है और धर्मेंद्र अनाज उगाता है। अब राहुल को अनाज की ज़रूरत है और धर्मेंद्र को दूध की, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कितना सिंपल है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। कैसे? सपोज अब उसी गांव में 1000 लोग रहते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, मंत्री आदि आदि। अब डॉक्टर को 5 किलो अनाज की ज़रूरत है, लेकिन किसान को डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो डॉक्टर क्या करेगा? यहीं से कमी महसूस हुई एक मीडियम की, इसलिए आविष्कार हुआ पैसों का। देखो, पैसा खुद में कोई रोल नहीं निभाता। पैसा खुद कुछ नहीं है, ना हम उसे खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना पहन सकते हैं, लेकिन पैसों के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पैसा एक मीडियम है इन सब चीज़ों को करने का। तो इकोनॉमी को भी हम एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज तुम एक दुकान पे गए कुछ सामान खरीदने, लाइक बिस्कुट खरीदने। तुमने बिस्कुट खरीदा और पैसे दुकानदार को दिए। दुकानदार के हाथों से वो पैसे गए होलसेलर के पास। होलसेलर ने वो पैसे दिए डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने वो पैसे दिए फैक्ट्रीज को जो बिस्कुट बनाती है, और फैक्ट्री से वो पैसे गए मिल के पास, और फिर मिल से वो पैसे गए किसानों के पास, और फिर वो किसान उसे अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग खर्चा करता है। तो कुछ समझे पैसा कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरा? इसी पैसे के एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरने को ही इकोनॉमी कहते हैं। आपका दुकान पे जाना, कोई सामान खरीदना, दुकानदार का सामान बेचना, इस सब को मिलाकर जो मनी का फ्लो बनता है उसे ही इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन इकोनॉमी का बहुत छोटा स्वरूप है, बहुत छोटा हिस्सा है। इकोनॉमी रियल में बहुत ज़्यादा बड़ी है, अपने आप में ही बहुत अलग टॉपिक हो सकता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। अच्छा, फिर जब मनी और इकोनॉमी दोनों हमने बनाई, तो हम सरकार को क्यों टैक्स देते हैं? ये टॉपिक तो और भी ज़्यादा सिंपल है। एक एग्जाम्पल से देखो। एक सोसाइटी का सेक्रेटरी सोसाइटी के मेंबर से मेंटेनेंस लेता है, ताकि वो सोसाइटी के छोटे मोटे काम, सफाई करना, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, इन सब के खर्चे निकाल सके। कुछ इसी तरह बहुत बड़े लेवल पे हमारी सरकारें काम करती हैं। जैसे सरकारें हमसे पैसे लेकर रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, और डिफेंस पे पैसा खर्च करती है, एजुकेशन हमें मिलती है, और बिजली पानी की सुविधा प्रोवाइड कराती है। इसी के बदले में सरकार कहती है कि तुम ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो कुछ पैसा दो, ताकि देश ढंग से चल सके। जैसे पिछले साल ही सरकार का बजट 50 लाख करोड़ था, जिसमें सरकार ने अपना बहुत बड़ा हिस्सा अपने कर्ज को चुकाने में और राज्य सरकार को देने में लगाया, और बाकी 8% सरकार ने डिफेंस में खर्चा किया। वेल, एजुकेशन पर सरकार ने 1 लाख करोड़ खर्च किए, जो ठीक ठाक है। टॉपिक पर आते हैं, सरकार हमसे क्यों टैक्स लेती है? सरकार खुद क्यों नहीं नोट छाप लेती? जब वो पूरे देश के लिए नोट छापती है, तो खुद भी नोट छाप ले, हमसे क्यों टैक्स ले रही है? और इसे समझना सच में बहुत ज़्यादा आसान है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक गांव है जहां 100 लोग रहते हैं, और वहाँ रोज 100 रोटियां बनती हैं, तो एक आदमी के हिस्से में आई 1 रोटी। इसका मतलब 1 रोटी का कॉस्ट हुआ 1 रुपये। अब सरकार क्या करती है, अगले दिन सरकार ज़्यादा नोट छापती है, जिससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है। अब लोग सोचते हैं कि क्यों ना ज़्यादा रोटी खरीदी जाए, जिससे रोटी की डिमांड हाई हो जाती है, लेकिन प्रोडक्शन और सप्लाई रोटी की उतनी ही रहती है। रोटी तो 100 ही है। तो अब क्या होता है कि ज़्यादा डिमांड बढ़ने से और सप्लाई कम होने से रोटी की कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब अब जो रोटी पहले 1 रुपये में मिल रही थी, अब वही रोटी 2 या 3 रुपये में मिलेगी। कुछ इसी तरह अपना सिस्टम काम करता है। पैसे छापने से महंगाई कम नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर महंगाई को सच में कम करना है तो हमें प्रोडक्शन पर ध्यान देना होगा।
प्रोडक्शन बढ़ानी होगी अपने देश में, जिससे कि महंगाई कम हो। अब आते हैं अपनी वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, टैक्स। तो देखो, सबसे पहले टैक्स क्लियर करते हैं। टैक्स एक कंपलसरी मनी जो आप सरकार को देते हो एज अ सिटीजन के तौर पर। ध्यान देना, कंपलसरी, क्योंकि ये कोई चंदा या डोनेशन नहीं है, ये कंपलसरी है जो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप इस देश में रहते हो, कमाते हो, खर्चा करते हो, तो आपको ये टैक्स देना ही होगा। तो देखो, इंडिया में मेनली दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों क्लियर करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो आप पर, आपकी इनकम पर, आपकी कंपनी पर और आपकी कंपनी के नेट प्रॉफिट पर डायरेक्टली लगाया जाता है। मतलब आप कमाते हो और अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा सरकार को देते हो डायरेक्टली, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ये एक टाइप का प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, मतलब कि आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि टैक्स कितना होगा। अगर आपकी इनकम ज़्यादा तो टैक्स भी आप पर ज़्यादा, और अगर आपकी इनकम कम तो टैक्स भी कम। इसलिए इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, क्योंकि ये आपकी इनकम के साथ बढ़ता जाता है। वैसे तो डायरेक्ट टैक्स में कई तरह के टैक्सेस आते हैं, लेकिन मेनली इनकम टैक्स है। मतलब अगर तुम्हारी इनकम सरकार के टैक्स के क्राइटेरिया को हिट करती है तो तुम्हें अपनी इनकम का कुछ परसेंट टैक्स में देना होगा। कुछ केसेस में सरकार एम्प्लॉयज़ पर टीडीएस भी लगाती है। टीडीएस मतलब सरकार आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले ही कुछ परसेंट टैक्स का काट लेती है। फिर बाद में जब आप अपनी आईटीआर की फाइल भरते हो तो उसमें टीडीएस टैक्स कट के एडजस्ट हो जाता है। बाय द वे, आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब अपनी इनकम का पूरे साल का डेटा सरकार को देते हो। थोड़ा मैसी लग रहा है ना? अब हम इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज राहुल एक कंपनी में काम करता है, सैलरी 1 लाख पर मंथ। तो सरकार राहुल की सैलरी पर टीडीएस लगाती है 7,000 रुपये हर महीने। तो अब 12 महीने यानी 1 साल के टीडीएस हुआ 84,000। तो जब राहुल ईयर के एंड में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, देन ही वाज नो कि उसकी इनकम पर डेजुएशन लग चुका है। डेजुएशन का मतलब हम वीडियो में आके समझेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि सरकार लोगों को टैक्स से राहत देने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। तो अब राहुल की इनकम टैक्स बन के आती है 70,000 रुपये, 17,000, लेकिन राहुल दे चुका है 84,000 रुपये टीडीएस के रूप में। तो अब 14,000 रुपये सरकार राहुल को रिफंड करेगी। अब सवाल, सरकार टीडीएस क्यों काटती है? ईयर के एंड में ही पूरा पैसा क्यों नहीं ले लेती? जवाब दो। देखो, पहले तो सरकार को बीच बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो काम टीडीएस बहुत आसान कर देता है। और दूसरा, आईटीआर भरते टाइम पर्सन दिखा सकता है अपनी आईटीआर फाइल में कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, वो लॉस में है, तो वो सरकार को टैक्स देने से बच सकता है। इसलिए मेनली सरकार टीडीएस काटती है। अच्छा, बहुत सारे लोग डिडक्शन और एग्जम्पशन पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। चलो इसे भी क्लियर करते हैं। एग्जम्पशन का मतलब होता है कि सरकार आपकी इनकम पर टैक्स लगाती ही नहीं है। मतलब कुछ केसेस में आपकी इनकम टैक्स फ्री है। जैसा अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको पूरे 10 लाख रुपए ही मिलेंगे, आपको सरकार को 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना। वहीं डेजिशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई ऐसा काम करो जो आपके पर्सनल, आपके लिए बेनिफिशियल हो या कोई समाज के लिए बेनिफिशियल हो, लाइक आप इन्वेस्ट करो, तो सरकार आपको टैक्स पे छूट देती है। मतलब वो आपको टैक्स फ्री नहीं कर रही है। एक एग्जांपल समझो कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और अगर आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो सरकार अब वो 1.5 लाख घटा के आपकी 8.5 लाख रुपए इनकम पर टैक्स लगाएगा। अब वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग फेज, इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज। इसमें समझने वाला टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सेल्स टैक्सेस, और ये बहुत बड़ा हिस्सा भी है सरकार की कमाई का। अच्छा, जीएसटी का सिंपली मतलब होता है कि आप कोई भी सामान जब खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगा होता है। तो उस टैक्स के पैसे आप उस दुकानदार को देते हो ताकि वो सरकार को दे सके। मतलब वो पैसे दुकानदार के थ्रू सरकार के पास जा रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि वो दुकानदार चोरी नहीं कर सकता? क्या वो पैसे सच में सरकार को देता है या खुद ही रख लेता है? यहीं पर आता है जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी इन, जीएसटी नंबर, इनवॉइस, आईटीसी। देखो, कंफ्यूज मत हो, धीरे धीरे समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी नंबर। तो अगर दुकानदार की मंथली इनकम ज़्यादा है तो वो जीएसटी पोर्टल से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करता है, वहाँ उसे जीएसटी नंबर मिलता है, और यही एक दुकानदार की पहचान होती है सरकार को दिखाने के लिए। सरकार इसी से एक दुकानदार को रिकॉग्नाइज करती है या किसी बिजनेस को। अब एक एग्जाम्पल से पूरा इंसिडेंट क्लियर करते हैं। सरोजनी नगर में एक शॉप है आरजे मोबाइल करके, जिसका मालिक है आरजे भाई। तो इस महीने आरजे भाई 100 कवर ऑर्डर करते हैं अपनी मोबाइल शॉप के लिए। एक कवर की कॉस्ट है 100 रुपये, तो टोटल सारे कवर की कॉस्ट हुई 10,000 रुपये।
और अगर 18% जीएसटी लगाया जाए तो टोटल जीएसटी लगा 1800 रुपये, और उसके बदले में होलसेलर आरजे भाई को देगा इनवॉइस, जिसे हम बिल भी कहते हैं, और आरजे भाई इस बिल को संभाल के रखेंगे। अब आरजे भाई एक कवर बेचते हैं 150 रुपये का, तो सारे कवर बेचने के बाद आरजे भाई की टोटल अर्निंग्स हुई 15,000 रुपये, और एक कवर पे 18% की जीएसटी के हिसाब से लगाया जाए तो टोटल जीएसटी हुई 2700 रुपये। तो क्या आरजे भाई पूरे 2700 रुपये सरकार को देंगे? ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि आरजे भाई पहले होलसेलर को 1800 रुपये दे चुके हैं, तो इस बार उन्हें 2700 माइनस 1800 इजिकल टू 900 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन वो इसे शो कैसे करेंगे? तो जीएसटी रिटर्न भरते टाइम आरजे भाई अपने बिल शो करेंगे सरकार को जो उन्हें होलसेलर से मिला था, और आईटीसी के तहत उनका टैक्स कम हो जाएगा, और आईटीसी की वजह से उन्हें वो टैक्स दोबारा नहीं देना पड़ेगा जो वो पहले दे चुके हैं। देखा, यही जादू है आईटीसी का। मतलब जो टैक्स आप पहले दे चुके हो उसे दोबारा ना देना पड़े, इसलिए सरकार आईटीसी को लाई थी। पहले क्या होता था, एक प्रोडक्ट पे कई बार टैक्स लग जाता था, वो बार बार टैक्स का बोझ जनता पर ना पड़े, इसी वजह से सरकार आईटीसी को लाई थी। मेन मोटिव यही था, और इस आईटीसी की वजह से ही बिजनेसमैन अपने लाखों के टैक्स को कुछ हज़ारों का कर देते हैं। सो अगर तुम अभी तक यहाँ पे रुके हुए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम टैक्स का बेसिक समझ चुके हो। अब बस 2 टॉपिक रह रहे हैं कि कंपनीज कैसे कमाती हैं और कैसे टैक्स भरती हैं, कैसे टैक्स प्लानिंग करती हैं, या कह लो कैसे टैक्स चोरी करती हैं। ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर तुम्हें अभी भी नहीं पता है कि रविंद्र कौशिक कौन थे तो तुम्हारा भला हो। कौन सी दुनिया में रहते हो? अभी क्लिक करो वीडियो पर और देखो इंडिया के बिगेस्ट स्पाई की कहानी है वो।